नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 11 अगस्त 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, आज थोड़ा लेट हो गए थे रक्षाबंधन के चक्कर में, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। देखते हैं आर्टिकल्स। और वैसे हैप्पी रक्षाबंधन। और आप लोग भी अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करो अपने सिबलिंग्स के साथ में, और अच्छे से एक अच्छी लाइफ जियो, और जो आपका टारगेट है वो डेफिनेटली अचीव करोगे आप। ओके, खैर आज के हमारे जो इश्यूज़ हैं उनमें सबसे पहला तो हम फूड इन्फ्लेशन से रिलेटेड आर्टिकल है वो देखेंगे। दूसरा, पाकिस्तान के को टैकल करने के लिए इंडिया की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं, जिनके क्या हमें फ़ायदे मिलेंगे वो जानेंगे। तीसरा, हम देखेंगे कि सेक्सुअल अब्यूज़ जो है उसको कंटेन करने के लिए जो डेथ पेनल्टी है, कि भाई मौत की सज़ा जो दी जाती है, वो कितना ज़्यादा कामगर साबित हो पा रही है, कामयाब है। और इसके अलावा ओबीसीज को रिजर्वेशन से रिलेटेड एक आर्टिकल है। 4 इश्यूज है, देखते हैं। सबसे पहले रिलीफ ऑन फूड। देखो, ग्लोबल फूड प्राइस की अगर बात करें तो जुलाई महीने में पिछले मंथ के कंपैरिजन में आप देखो 8.6% की कमी देखने को मिली। ये अपने आप में किस चीज़ से शो होता है? यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो रिलीज़ हुआ। तो ऐसे में आप देखो कि अपने आप में ये जो फूड प्राइस इंडेक्स में जो कमी आई है ना, ये 2008 के कंपैरिजन में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना ज़्यादा फॉल देखने को मिला। नहीं तो 2008 के टाइम पे अक्टूबर मंथ में देखने को मिला था इतना फॉल। तो इसके पीछे कारण क्या है? बहुत सारे कारण है। देखो, पहले तो महंगाई बढ़ी थी, उसके पीछे आपको पता है कोविड था। कोविड के बाद में इकोनॉमिक सप्लाई की तरफ इशू आ रहे थे। फिर यूक्रेन रशिया वॉर हो गया था, ये सारी प्रॉब्लम थी, और वेदर भी इशू था। वो सारे इश्यूज थोड़े मॉडरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे? एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट थोड़े से डाउन हुए। दूसरा, कोविड-19 के केसेस कम हुए। तीसरा, जो एक्सपोर्ट पे कंट्रोल इम्पोज किया गया था, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया ने पाम ऑयल सप्लाई पे एक तरीके से बैन लगा दिया गया था, तो उसके चक्कर में क्या हुआ था, सप्लाई में प्रॉब्लम आ गई थी। तो वो जो चीज़ है वो एक बार फिर से रिवाइवल की तरफ आई है, तो ऐसे में थोड़ा सा महंगाई कम हुई है। इसके अलावा जो आप देख सकते हो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है, वहाँ पर थोड़ा बहुत जो वहाँ का वेदर है वो फेवरेबल थोड़ा सा परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी थोड़ा सा क्या हो रहा है कि सप्लाई इंश्योर होना पॉसिबल हो पा रही है, जैसे सोयाबीन की इनकी खेती अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर के दरमियान जो इंटरनेशनल सप्लाई की बात करें, जिसमें फूड ग्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यूक्रेन और रशिया दोनों से। तो ऐसे में यूक्रेन और रशिया दोनों की तरफ से अगर देखा जाए ना, तो ब्लैक सी से होते हुए अभी फूड ग्रेन जैसे कॉर्न, वीट, इनका एक्सपोर्ट भी जो है स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे में सप्लाई भी थोड़ी सी बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर के ये 3 फैक्टर्स थे, ये तो मॉडरेट हो गए, बट चौथा फैक्टर दैट इज क्लाइमेट चेंज, ये अभी भी देखो टेंशन की बात है। हम अगर इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली, तो सितंबर से जनवरी मंथ के बीच की अगर रेनफॉल की बात करें, तो आप देखो कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल हमें देखने को मिला है पिछले साल की अगर बात करें। और ज़्यादा रेनफॉल होना भी क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता फ्लड्स की वजह से। ठीक है, तो खरीफ सीजन पानी में डूब गई, उसकी वजह से परेशानी हो गई। फिर बात करें, जब खरीफ की सीज़न में इतनी परेशानी होगी तो रबी की सीज़न में भी प्रॉब्लम आ जाती है। पर अभी थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा अभी मानसून थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट पिछले साल का जो मानसून था वो थोड़ा सा धोखा दे गया था, कुल मिला के ये कह सकते हैं। या फिर टेम्परेचर की बात करें तो मिड मार्च में अचानक से टेम्परेचर राइज होने की वजह से प्रीमेच्योर ग्रेन राइपनिंग हो गई थी। मतलब गेहूं का जो दाना तैयार होने में वक्त लगता, वो जल्दी से तैयार हो गया और वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर के पिछले साल के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट था वो अभी भी बना हुआ है, वो अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, पर अभी मानसून थोड़ा ठीक है, अभी तक का देखा जाए तो सेटिस्फैक्ट्री है। तो ऐसे में सोयाबीन, कॉटन, इनकी अगर बात करें, इनका थोड़ा क्रॉपिंग एरिया कवर हो रहा है। और साथ में आप देख सकते हो कि फॉडर एंड फीड, मतलब हमारे लिए अनाज और जानवरों के लिए चारा, ये अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हो लाइव स्टॉक और पोल्ट्री के लिए जो कॉर्न की रिक्वायरमेंट होती है, मक्के की, उसका भी थोड़ा प्रोडक्शन राइज होने का स्कोप दिख रहा है। राइस की बात करें तो राइस तो देखो, सदर्न इंडिया की बात करें तो वहाँ पर खरीफ और रबी दोनों सीजन में होता है। ठीक है, और आपको पता है असम, वेस्ट बंगाल, इधर आसमन बोरो के नाम से होता ही है, असमन बोरो के नाम से वहाँ पर राइस की कल्टीवेशन होती है। तो ओवरऑल देखा जाए ना, तो अभी थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है उसका तो देखो काला साया मंडराता रहेगा। बाकी 3 जो इश्यूज थे वो थोड़े हैंडल हुए हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा आपकी बार फूड ग्रेन प्रोडक्शन अच्छा रह जाएगा। इसका क्या प्लस पॉइंट है? इसका ये है कि हमारे यहाँ पर जो
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जाती है आरबीआई के द्वारा। अब आरबीआई को थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, कारण कि सीपीआई में 45.86% वेटेज किसको दिया हुआ है, फूड आइटम्स को, तो वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा ना। तो अब आरबीआई इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ाने की तरफ शायद ना सोचे। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट था हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है टर्म्स ऑफ डिसएंगेजमेंट। आर्टिकल को लिखा निकिता विश्वनाथ जी ने। इनका ये कहना है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान ये बात कही कि सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए जो पेनल्टी है, पर्टिकुलरली हम बात करें डेथ पेनल्टी की, उसकी वजह से क्या होता है कि कन्विक्शन रेट बहुत कम आ रही है, केसेस बहुत कम बन रहे हैं, या फिर जो अक्यूज्ड है वो विक्टिम को फिर मार ही देता है। मतलब कि सेक्सुअल ऑफेंस के बाद में सेक्सुअल ऑफेंडर जो होता है वो क्या करता है, उसको ये पता है कि जी मेरे को अब अगर पकड़ लिया जाएगा तो सीधी मौत की सजा है। तो उस केस में वो बचने के लिए क्या कर देता है, जो विक्टिम है, रेप सर्वाइवर जो होता है, उसको वहीं पे फिर बाद में ऐसा मार दिया जाता है। तो बोले इस तरीके से एविडेंसेस को छुपाने की कोशिश की जाती है, प्रोसिक्यूशन को अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। तो बोले रेप के केस जो कंट्रोल में आने चाहिए वो नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर के डेथ पेनल्टी कोई अच्छे से काम नहीं कर रही है, ये बात कही अशोक गहलोत जी ने। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या डेथ पेनल्टी सही है या गलत। तो ये तो देखो हम आगे एनालाइज करेंगे, पर अशोक गहलोत जी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए, इस स्टेटमेंट को काउंटर किया जाता है बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा जो राजस्थान में ऑपरेट कर रही हैं, या फिर ऑल ओवर इंडिया अगर देखें तो उनके द्वारा भी ये आवाज़ें उठी हैं, जिनमें आप देखो कि अगर हम दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की बात करें तो उनकी जो चेयरपर्सन है स्वाति मालीवाल, उन्होंने तो सीधा ये कहा कि वाकई में डेथ पेनल्टी होनी चाहिए रेप के लिए, जो भी रेप ऑफेंडर है उसको। तो ऐसे में ये एक दो बातों पर डिबेट चल रहा है, और ये डिबेट चलते चलते बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जिनमें आप देखोगे कि रेप का केस बन गया और उसके बावजूद भी कन्विक्शन रेट बहुत कम आ रही है। क्योंकि सीधी सी बात है कि कन्विक्शन रेट नहीं होना फिर बाद में लॉ का फेलियर हो जाता है। भाई सीधी सी बात है कि सब पता है कि हाँ जी ये पर्टिकुलर बंदे ने रेप में इंडल्स था ये बंदा, तो इसको फिर बाद में पनिशमेंट डेफिनेटली होनी चाहिए। पर वही चीज़ है कि डेथ पेनल्टी होती है ना, तो डेथ पेनल्टी के लिए तो रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस के लिए बोला जाता है कि बहुत ही मतलब रेयर केस हो उसमें आप डेथ पेनल्टी दो। तो उस रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस के चलते डेथ का जो आप पनिशमेंट है वो देते ही नहीं हो, तो इस चक्कर में कन्विक्शन हो ही नहीं पाता है प्रॉपर। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर, अब देखो गैंग रेप को लेकर के अभी 16 दिसंबर 2012 का केस है जो निर्भया इश्यू हुआ था, उसमें डेथ पेनल्टी रेपिस्ट पे इम्पोज करने की बहुत ज़्यादा डिमांड की गई थी। उसके रिस्पॉन्स में 3 मेंबर की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है जिसके चेयरमैन थे जस्टिस JS वर्मा। इन्होंने भी जब पूरी चीज़ों को एनालाइज किया तो इस कमेटी ने भी खुद ने अपनी तरफ से कहा कि भाई डेथ पेनल्टी से आप सेक्सुअल ऑफेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपको कुछ और मैनर में काम करना होगा। पर फिर भी आप देखो कि कहीं ना कहीं कोशिशें आगे से आगे होती चली जा रही हैं डेथ पेनल्टी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए। वैसे देखा जाए तो डेथ पेनल्टी सबसे पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुई थी, किस केस में इंट्रोड्यूस हुई थी, एक मतलब डेथ पेनल्टी सबसे पहली बार हुई थी नॉन होमिसाइडल सेक्सुअल ऑफेंस। इसका मतलब कि एक लेडी, उसके साथ में लेडी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, जो भी है ना, आप देखो उसके साथ में बैक टू बैक रिपीटेड सेक्सुअल ऑफेंस किए जाते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो जो सर्वाइवर है वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में एंटर हो जाए। इसका मतलब ये हो गया कि एक तरीके से सेक्सुअल कंडक्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा, कहते ना कि हार्मफुल था, जंगली तरीके से, राइट। और उसकी वजह से सर्वाइवर जो है वो बिल्कुल एक तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका है, या फिर वो बिल्कुल इस दिमाग के जो सेंसेस हैं वो बिल्कुल काम करने बंद कर चुके हैं, तो वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट होती है। तो ऐसे में जो नॉन होमिसाइडल सेक्सुअल ऑफेंसेस है ना, जो बिल्कुल बहुत ही गंदे तरीके से मतलब कंडक्ट होता है उसके लिए डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न किया गया था 2013 में, जब क्रिमिनल लॉ को अमेंड किया गया था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बेसिस पे। फिर देखो डेथ पेनल्टी की बात करें तो एक
एक पॉसिबल पनिशमेंट के तौर पे नॉन होमिसाइडल चाइल्ड रेप के लिए भी इसको फिर बाद में एक्सपेंड कर दिया था, डेथ पेनल्टी को। फिर उसके बाद में देखो कि फेमिनिस्ट एनालिसिस का क्या कहना है। जो फेमिनिज्म को प्रमोट करने वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, उनका तो सिंपल सा यही थीम है कि जितनी भी पीड़ाएं हैं औरतों की वो मेल्स की वजह से हैं। तो बोल रहे जो फेमिनिस्ट एनालिस्ट हैं उनका ये कहना है कि सेक्सुअल वायलेंस जो है वो हमारी सोसाइटी में जो डीप रूटेड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ हैं, जो सेक्स के नाम पे बहुत ज़्यादा भेदभाव है, बोला उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ऐसे में ये जो डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न किया गया, बोला इसको आप थोड़ा सा सोसाइटी में चेंजेस लेकर के फिर बाद में करेक्ट करो, नहीं तो डेथ पेनल्टी अकेली कुछ भी करेक्ट नहीं करेगी। ये फेमिनिज्म मूवमेंट या फेमिनिस्ट के द्वारा ये कहा जाता है। फिर आ जाओ, JS वर्मा कमेटी ने अपनी तरफ से क्या कहा कि देखो सेक्सुअल ऑफेंसेस को अगर हमें रोकना है तो उसके लिए हमें लीगल चेंजेस से की बजाय हमें फ्रेमवर्क्स में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंटेशन में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ पर रेप को रोकने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं किए हुए हों। इसके आगे और क्या इशू आता है कि देखो जब डेथ पेनल्टी जैसे प्रोविज़न कर दिए जाते हैं ना, तो जल्दी से केस रजिस्टर कराने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। कैसे? एक सर्वे है यहाँ पर CCL NLSIEU स्टडीज़ के द्वारा ये बताया गया कि जिन बच्चों के साथ में रेप हुआ उनके माता पिता ने या उनके जो गार्जियंस हैं उन्होंने अपना जो केस था वो रजिस्टर कराने से उन्होंने अपने आप को रोका। कारण कि ज़्यादातर जो भी रेपिस्ट हैं वो कोई ना कोई क्लोज रिलेटिव्स में से एक होता है, और वो जो सेक्सुअल अब्यूज़ करने वाला बंदा है या तो ऐसे में उस इंडिविजुअल को जब ये पता पड़े कि यार उसको तो डेथ की सज़ा हो जाएगी, उसको तो सीधी मौत की सज़ा दी जाएगी, तो ऐसे में फैमिली मेम्बर्स और फैमिली वाले जो हैं वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि छोड़ो, घर में मैटर को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो इस वजह से भी बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो एक्सपोज ही नहीं हो पाते। इसके अलावा विक्टिम की अगर बात करें तो अभी सर्वे ये बताता है कि 95% जो परपेट्रेटर्स हैं, जो अक्यूज्ड हैं, जिन पे केस चल रहा है रेप का या सेक्सुअल अब्यूज़ का, वो विक्टिम के नोन होते हैं। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और ये स्टडी क्लियर भी करती है, जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट था 2013 में, उसमें सीधा ये रिवील होता है कि जितना ज़्यादा आप हार्शर सेंटेंसेस दोगे, दैट मीन्स जो क्रिमिनल हैं उनको जितना ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा दोगे उतना ही कम से कम कन्विक्शन रेट भी आएगा। इसका मतलब कि केवल एलिगेशन लग जाएंगे और उन एलिगेशंस को जब आप फाइनल हियरिंग के बाद में जब एविडेंसेस सब अवेलेबल है उसके बावजूद भी आप उनको सज़ा नहीं दे पाओगे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे अटक जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर डेथ पेनल्टी के लिए क्या बोला जाता है, रेयरिस्ट केसेस में आपको दोगे। अच्छा, इसके अलावा एक मुद्दा और है कि डेथ पेनल्टी अगर दी जाती है तो उसके पहले ये देखा जाता है कि कोई इनोसेंट इंडिविजुअल को कहीं सजा ना मिल जाए। ठीक है, आप ये भी मुद्दा समझो, हमारे यहाँ पर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो क्या करता है कि किसी भी इनोसेंट बंदे को सजा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे क्रिमिनल बच जाए, पर इनोसेंट को सजा नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में बहुत सारे लूप होल्स अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके फिर बाद में कन्विक्शन रेट फिर आती ही नहीं है। फिर बात आती है राजस्थान की। तो देखो, राजस्थान के लिए लोगों का ये कहना है कि राजस्थान इज सेंटर ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट यंग गर्ल्स, क्योंकि यहाँ पर जो कल्चर रही है, यहाँ पे जो सिस्टम रहा है, उसमें दहेज का, डोवरी का, सती प्रथा का ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है। तो बोले इन चीज़ों को लेकर के तो पहले ही राजस्थान डिफेम्ड रहा हुआ है। इसके अलावा हम बात करें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डेटा रिलीज़ किया जाता है, उसका डेटा भी टाइम टू टाइम प्रॉपर मैनर में रिलीज़ नहीं किया जाता। 2020 के बाद में अभी तक डेटा रिलीज़ नहीं है। और वो भी NCRB में भी डेटा कौन सा आता है, जो पुलिस के पास कंप्लेंट्स आती है। अब पुलिस के पास कंप्लेंट्स कौन सी आती है, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ उसकी तो रिपोर्ट इतनी ज़्यादा होती नहीं है। रिपोर्ट किस चीज़ की आती है कि एलोपमेंट का मतलब कि बिना माँ बाप को बताएं लड़की ने भाग करके शादी कर ली, तो उस केस में माँ बाप फिर बाद में जाकर के केस रजिस्टर कराएंगे कि हमारी बेटी को एब्डक्ट कर लिया, किडनैप कर लिया और उसके साथ में सेक्सुअल अब्यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसे में एक लड़की जो अपनी इच्छा से शादी करने के लिए जाती है, उसकी जो सेक्सुअल ऑटोनॉमी है उसको भी सप्रेस करने के लिए
ये लूप होल्स यूज किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के बात क्या आ रही है कि एक तो हमारे पास में लॉज अवेलेबल हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो सोसाइटी है वहाँ पर अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। तीसरी, लॉज का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। चौथा, जो एक प्रॉपर टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन एफआईआर होनी चाहिए, फाइलिंग, वो नहीं होती है, और हो भी गई तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होती है। और दूसरी चीज़, जिस तरीके के लूप होल्स हमारे लॉज में अवेलेबल हैं, उन लूप होल्स का वुमेन के पेरेंट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, जो कि फिर उस वुमेन के खिलाफ में ही साबित हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया एलोपमेंट का केस, कि बोले जितने भी अभी रेप के केसेस की अगर बात करें, इनकी स्टडी की जाए, तो जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज़ ने क्या कहा कि 50% से ज़्यादा जो ट्रायल्स चल रही हैं उनमें तो जो लड़की है उसके माता पिता के द्वारा केस किया हुआ है। क्या कि भाई उस लड़की को जो है एबडक्ट किया गया है, उस लड़की के साथ में सेक्सुअल अब्यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि उस लड़की ने अपने माता पिता को कॉन्फिडेंस में बिना लिए शादी कर ली। तो ऐसे में माता पिता फिर बाद में उस लड़की को प्रेशर में लाते हैं। बोले इस तरीके के एक्शन देखने को मिलते हैं। तो बोले यहाँ पर डेथ पेनल्टी देना भी ठीक नहीं है, और दूसरी चीज़ लूप होल्स की कमी भी कम नहीं है। तो कुल मिलाकर के क्रिमिनल लीगल सिस्टम में जो कमियां हैं, कौन सी, रिपोर्टिंग पूरी हो, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन प्रॉपर हो, तब जाकर के पता पड़ेगा। आप विक्टिम को सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। केवल लीगल सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने से कुछ नहीं होगा, और ना ही किसी गवर्नमेंट के द्वारा कमेंट करने से। जैसे यहाँ पर अशोक गहलोत जी ने जो कमेंट किया, उसको भी सीधा ये कह दिया कि एक बार आप पूरे देश में उठा करके देख लो, कहाँ कहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज रूल कर रही है, वहाँ वहाँ पर आप मुद्दे उठा करके देखो एक बार, तो पता पड़ेगा कि मोर और लेस एक जैसा ट्रेंड देखने को मिलता है, जो कि हमने अभी एनालाइज किया। साथ में अशोक गहलोत जी का स्टेटमेंट ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो डेथ पेनल्टी का प्रोविजन किया हुआ है उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो राइटर ये बोल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम आप लेकर के कैसे कह सकते हो, क्योंकि दूसरे बाकी स्टेट्स में भी हाल कुछ ऐसा ही है। और जहां तक मुद्दा आता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, तो वहाँ पर लोकल पुलिस या लोकल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेक्सुअल अब्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, एग्जीक्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, कन्विक्शन रेट ज़्यादा आनी चाहिए। केवल डेथ पेनल्टी का नाम लेकर के केवल आप पब्लिक को राजी तो कर दोगे, पर क्राइम रुक रहे हैं, क्या ये हमारे पास में एविडेंस है? नो। इसलिए डेथ पेनल्टी कोई पेनेशिया नहीं है, और ना ही आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को हाईलाइट करके प्रॉब्लम से हाथ झाड़ सकते हो। नहीं, आपको सबको मिलके साथ में काम करना पड़ेगा, क्योंकि कमियां सब में हैं इस टाइम पे। तो कुल मिलाकर के ये पॉइंट था हमारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द सेम डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल को लिखा है पुष्पेंद्र सिंह ने। इनका ये कहना है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो रिजर्वेशन दिया हुआ है, उस रिजर्वेशन से कुछ जो कास्ट हैं अदर ओबीसीज में, वो तो बेनिफिट ज़्यादा उठा रही हैं, और बाकी जो हैं वो बैकफिट पे रह चुकी हैं। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए जस्टिस रोहिणी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है, और उस कमीशन को अभी और 5 साल का एक्सटेंशन मिला है कि आप प्रॉपर अपनी तरफ से सजेशन दो कि कैसे ओबीसीज में जो डिफरेंट कास्ट्स हैं उनमें हम प्रॉपर मैनर में रिजर्वेशन का प्रोविज़न कर सकें, जिससे कि ऐसा ना हो कि कुछ कास्ट तो बहुत बेनिफिट उठा गई और बाकी कास्ट है वो पीछे रह गई। तो इसको बोला जाएगा सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए राइटर जो हैं वो अपनी तरफ से सवाल उठा रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझनी होगी कि अदर बैकवर्ड क्लास जो हैं उनकी 2 लिस्ट मेंटेन होती है, एक तो स्टेट लेवल पे, एक सेंट्रल लेवल पे। तो राइटर सबसे पहला पॉइंट जो हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो ये कि एक तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे आप काम कर रहे हो, तो एक तो बोला कास्ट सेंसस अभी लेटेस्ट करवाओ, पहला पॉइंट तो कास्ट के बेसिस पे सेंसस करवा दो। दूसरी डिमांड ये कर रहे हैं कि सेंटर और स्टेट की जो लिस्ट है वो सेम होनी चाहिए रिजर्वेशन की बात, क्योंकि एक स्टेट लेवल पे कोई भी कैटेगरी या कोई भी कास्ट अगर रिजर्वेशन को डिजर्व करती है तो वो सेंट्रल लेवल पे भी ऑटोमेटिकली डिजर्व कर देगी। तो ऐसे में स्टेट लेवल के हिसाब से आप सेंट्रल लिस्ट को भी अपडेट करो, जिससे कि जो कास्ट ओबीसी में कैटेगराइजेशन में आ रही है किसी स्टेट में, तो उसको आप रिकॉग्नाइज सेंट्रल लेवल पे भी कर दो उस स्टेट के हिसाब से। तो कुल मिलाकर के बात क्या आ रहा है कि आप ये जो सब कैटेगराइजेशन पे जाना चाह रहे हो, इसको थोड़ा सा आपको बेसिक से रिव्यू करने की जरूरत है। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये क्या कहता है कि भाई जो भी हमारे देश में सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं, ठीक है, जिनको हम ओबीसी बोल देते हैं या फिर SC ST कम्युनिटी से बिलोंग बोल देते हैं, आजकल EWS भी बोल देते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिकली वीकर है, पर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन वर्ड है,
ठीक है। ईडब्ल्यूएस का केस भी देखो सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है, अब देखने वाली बात है क्या होता है। बाकी फिलहाल तो रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का पूरे देश में अभी चल रहा है, इंप्लीमेंट हो चुका है 10% वाला। खैर हमारा मुद्दा यहाँ पर ओबीसी के बारे में देखने का है। तो बोला SC ST ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 दोनों में, ठीक है। तो ऐसे में SC ST को तो देखो 1955 से ही रिजर्वेशन का प्रोविजन मिला हुआ है, ठीक है। नहीं 1955 क्या मतलब, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तब से मिला हुआ है। पर ओबीसी के लिए बात शुरू होती है 1955 में, जब फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है और उस कमीशन ने अपनी तरफ से बताया कि इंडिया में 2399 ऐसी कास्ट हैं जो कि अदर बैकवर्ड कैटेगरी में कंसिडर हो सकती हैं, पर गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद में आप देखो दूसरा जो बैकवर्ड क्लास कमीशन स्टैब्लिश किया जाता है वो मंडल कमीशन के नाम से स्टैब्लिश होता है, ठीक है। और उसने अपनी रिकमेंडेशन 1980 में दे दी थी, पर जो फर्स्ट वाला जो था उसकी तो इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं। अब साथ में यहां पर राइटर जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो हमें समझना होगा कि अगर हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन देखें तो लगभग 50% पॉपुलेशन निकल के आएगी किसकी, ओबीसीज की, अदर बैकवर्ड क्लासेस की। तो बोला इनको रिजर्वेशन भी इन्हीं के प्रोपोर्शन के हिसाब से मिलना चाहिए। पर सच क्या है कि जितना प्रोपोर्शन ओबीसीज का टोटल पॉपुलेशन में है उसका केवल 1/3 ही रिजर्वेशन इनको मिल रहा है। तो ऐसे में इनको रिजर्वेशन का प्रोविजन थोड़ा एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। SC ST कम्युनिटी को रिजर्वेशन बोला इंडिपेंडेंस से मिला हुआ है, ओबीसीज को बाद में बहुत लेट हो गया। चाहे आप देखो 1955 में फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ, उसकी रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट नहीं हुई। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है जिसको मंडल कमीशन बोला जाता है, उसने भी रिकमेंडेशन 1980 में दे दी, पर उसको भी इंप्लीमेंट होते होते 10 साल लग गए। जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है 1989 में, ठीक है, कोalition गवर्नमेंट्स का जो दौर शुरू होता है, तो उन्होंने फिर बाद में इंप्लीमेंट किया और उन्होंने भी क्या कहा कि स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट दोनों मोर और लेस सेम होनी चाहिए, पर इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसका मतलब कि 27% रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए फाइनल कर दिया जाता है और मुद्दा पहुंचता है फिर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो केस था जिसका नाम था इंदिरा साहनी केस, जिसके तहत फाइनल कर दिया गया कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट ऑफ 1993 के बेसिस पे जो 27% रिजर्वेशन देने की बात की गई ओबीसीज को, यह अपहेल्ड किया। और फिर गवर्नमेंट ने वहां पर स्टेटमेंट भी दिया था कि भाई अभी जो है रिजर्वेशन में जो मंडल कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन दी हुई है वो, और साथ में स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा जो लिस्ट बनाई हुई है ओबीसीज की, वो उनको टैली किया जाएगा और फिर फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके बेसिस पे उन सभी कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा जो कि स्टेट लेवल पे रिजर्वेशन ले रहे हैं ओबीसी कैटेगरी में, उनको सेंट्रल लेवल पे भी रिजर्वेशन मिलेगा। बट बोला अभी तक भी वो चीज इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। मतलब यहां पर राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि ओबीसीज की कैटेगरी की बात करें तो स्टेट अपने लेवल पे लिस्ट मेंटेन करते हैं, अलग तरीके से रिजर्वेशन देते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग तरीके से रिजर्वेशन देती है। तो बोला ग्राउंड रियलिटी को कौन मैच करता है, स्टेट की लिस्ट, तो उसी के हिसाब से सेंट्रल ओबीसी लिस्ट को भी अपडेट कर दो। इवन जाट रिजर्वेशन केस है राम सिंह एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें उस टाइम पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से आर्ग्यूमेंट दिया गया था कि ओबीसीज जो हैं उसमें जो स्टेट की लिस्ट है वो ज़्यादा कंपेलिंग है, वो ज़्यादा इफेक्टिवली और एक तरीके से बनाई हुई लिस्ट है, तो उसी के हिसाब से यूनियन लिस्ट को भी अपडेट कर देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को अपहेल्ड किया कि हाँ वाकई में स्टेट लेवल पे बनी हुई ओबीसी की लिस्ट जो है वो एक्यूरेट है एज कंपेयर टू सेंट्रल लिस्ट पे। तो ऐसे में पॉइंट यही बोला जा रहा है कि SC STs को आप आइडेंटिफाई करते हो किस लेवल पे, स्टेट हो या फिर यूटी में हो, तो आप उनकी मोर और लेस सेम लिस्ट अपडेट करके, एक ही लिस्ट चलती है सेंट्रल लेवल पे, वही लिस्ट चलती है स्टेट लेवल पे। तो एग्जैक्टली ये चीज़ आप अप्लाई करो ओबीसीज पर भी, क्योंकि आज हम अगर IAS IPS IFS IRS इस तरीके की जॉब्स की बात करें, IIT IIM एम्स, इनकी अगर एजुकेशन की बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो इनको भी उसी तरीके से एक्सेसिबल बनाओ ओबीसीज के लिए जैसे कि SC ST के लिए आपने बना रखा है। तो ये राइटर का कहना है कि आप सब कैटेगराइजेशन की तरफ जा रहे हो ना, उसके पहले सबसे पहले तो ये जो कमियां हैं वो ठीक करो। क्या, एक तो एक्सटेंसिव कास्ट सेंसस कंडक्ट करो, दूसरा ओबीसीज की एक कॉमन लिस्ट तैयार करो स्टेट और सेंटर के लिए, और फिर उसके बाद में आप सब कैटेगराइजेशन पे जाओ। तब जाकर के आपको पता पड़ेगा कि वाकई में कितना डिस्क्रिमिनेशन है, किसको कितना रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है रिजर्व कैटेगरी में होने के बावजूद, और कितने लोग अभी भी फायदे से दूर हैं। लास्ट आर्टिकल है पाकिस्तान पुअर गैम्बिट।
देखो इस आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है एमएन सबरवाल और मनीष सबरवाल जी के द्वारा। इनका देखो ये कहना है कि अभी देखो चेन्नई में पाकिस्तान की चेस टीम को अचानक से पाकिस्तान रिकॉल कर लेता है। ठीक है, ये चेस ओलंपियाड ऑर्गेनाइज कराया जाता है और जिसमें 200 कंट्रीज से ज़्यादा के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आते हैं। 44th वर्जन था ये चेस ओलंपियाड का। और इस ओलंपियाड को शुरू होने में एक पूरी मशाल लेकर के चलते ना, टॉर्च, वो इंडिया की 75 सिटीज़ से पास करवाया गया था और उनमें से एक सिटी थी श्रीनगर। अब श्रीनगर का मुद्दा आ गया तो आपको पता है कितना सेंसिटिव मुद्दा हो गया उनके लिए। तो ऐसे में पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है उसने क्या दबाव लगा दिया वहाँ की गवर्नमेंट पे, एक काम करो आप तो पाकिस्तान के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको विड्रॉ कर लो वहाँ से। और ऐसे में इंडिया में पहुँचे हुए पाकिस्तान के चेस प्लेयर्स को दोबारा वापस उनके घर बुला लिया जाता है। तो बोलिए पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम का कारण है और इसमें वो सेल्फ डिफिटिंग मैनर में काम करते चले जा रहे हैं। तो अभी देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में रीसेंट 3 स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं इंडिया ने, उसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में रहेगा और वो बोला वेल टाइम्ड है, बहुत सही टाइम पर सही काम कर लिया। आज अगर पाकिस्तान को अपनी प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाना है तो एलओसी को इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उससे फिर मैटर वहीं खत्म हो जाएगा। अब तो वैसी बात अलग है। देखो बीच में एक माहौल बना था मुद्दा, मनमोहन सिंह जी की सरकार जब आई थी यूपीए फर्स्ट और अटल जी की सरकार जब गई थी, ये 2003 2 3 4 5 के लगभग की बात बता रहा हूँ मैं। उस टाइम पर ये माहौल बन गया था कि एलओसी को ही फाइनल कर देंगे, चलो ये इंटरनेशनल है, आपके पास में कश्मीर का जो हिस्सा है वो आप रखो, हमारे पास में है वो हम रख लेते हैं। पर फिर भी पाकिस्तान ने उस टाइम मानने से मना कर दिया और अब तो आपको पता है ही कि क्या माहौल हो रहा है। इंडिया बिल्कुल रेडी नहीं अब तो कि हमारे जो स्टैब्लिशमेंट है, हमारे जो लीडर्स हैं, उनके स्टेटमेंट क्या हैं कि पीओके हम जल्दी से जल्दी क्लियर करा लेंगे। तो उस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को ना ध्यान में रखते हुए केवल कश्मीर के आलाप में खुद को बहुत बुरे तरीके से बर्बाद कर रखा है। इसके अलावा एलओसी को इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पे एक्सेप्ट भी करे तो भी एक ऑप्शन बचता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान ने हमसे लगभग 3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ठीक है, एक तो 47 में लड़ ली थी आज़ाद होते ही, और एक उसके बाद में 65 में, एक 71 में, और फिर उसके बाद में एक लड़ाई लड़ी कौन सी 99 वाली, कारगिल वाली, 99 वाली। अब 47 वाली में तो इतना कुछ खास था नहीं, कॉन्फ्रंटेशन आमने सामने नहीं था, बस यही था कश्मीर को हथियाने की कोशिश की थी। बाकी 65, 71 और 99 इन तीनों सालों में इंडिया ने पटक नहीं दिया पाकिस्तान को ढंग से। तो बोला उस चीज़ से पाकिस्तान ने क्या सबक लिया कि बोला इंडिया को ऐसे तो हम नहीं निपट सकेंगे, एक काम करते हैं टेररिस्ट एक्सपोर्ट करते हैं। और टेररिज्म को एक्सपोर्ट करना पाकिस्तान ने शुरू कर दिया प्रॉक्सी वॉर के तौर पे, जो कि आज तक भी चला आ रहा है। और शुरुआत कब होती है 1988 से, जब सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस और श्रीनगर क्लब वहाँ पर जुलाई में 1988 में बॉम्ब ब्लास्ट करवाए जाते हैं। तब से लेकर आज तक लगातार पाकिस्तान टेररिज्म की जो टैक्टिक्स है उस पर ही काम करता चला जा रहा है। और जो फर्स्ट बैच भेजा था ना पाकिस्तान ने, वो थे हजी बॉयज़ मतलब ये 4 टेररिस्ट थे जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। और उसके बाद में आपको पता है लंबी लाइन है, और इसी के चलते कहीं ना कहीं पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप इंप्रूव भी नहीं हो पा रहे हैं। और अब आर्टिकल 370 जब से एब्रोगेट हुआ है तब से तो देखो पाकिस्तान इस मुद्दे को उठा करके और फिर बाद में बात ही नहीं करना चाह रहा है इंडिया से, जबकि इंडिया से बात करे तो पाकिस्तान को अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने में प्रॉब्लम भी नहीं आए। आज पावर की बात करो, वेल्थ की बात करो, और दूसरी अगर बात करें जो डायनेस्टिक रूल चल रहा था, कहाँ पे ये मुद्दा चल रहा है अभी कश्मीर का, क्योंकि कश्मीर में भी पॉलिटिकल डाइवर्सिटी अब आनी शुरू हुई है। नहीं तो मोर और लेस वहाँ पर गिनती की 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज कंटिन्यू हो रही थी। तो बोला एक ये चेंज भी अपने को देखने को मिल रहा है। अब देखो इंडिया ने क्या क्या किया है वो देखें पिछले 5-7 सालों में या 7-8 सालों में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल काम कर रहे हैं। वो है नंबर 1 कि जिस तरीके से टेररिस्ट अटैक होता है, उसके बाद में उरी और पुलवामा अटैक के बाद में इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक, और आपको पता है जो एयर स्ट्राइक हुई थी उससे सीधा अटैक अपनी तरफ से इंडिया ने ओपन कर दिया। अब इंडिया सोचेगा नहीं, हॉट परशूट की तरफ जाने से डरेगा नहीं। हॉट परशूट का मतलब कि अगर हमारे ऊपर अटैक करके जो अटैकर्स हैं वो अपनी बॉर्डर में वापस घुस जाएंगे तो उनका पीछा करते करते हमारे भी सोल्जर्स अंदर तक जाएंगे उनको खदेड़ने के लिए। दिस इज हॉट परशूट, जो कि नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है। जब
जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो म्यांमार में अपनी ऑपरेशन कंडक्ट करते हुए इंडिया में एंटर होते हैं और फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो हमारी आर्मी फिर म्यांमार के अंदर तक चली जाती है। तभी तो हम म्यांमार से रिलेशन नहीं बिगाड़ रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की आर्मी बहुत हद तक कॉपरेशन, उसकी कॉपरेशन हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर म्यांमार का कॉपरेशन खत्म होता है तो नॉर्थ ईस्ट में भी हमें प्रॉब्लम आती है फिर। ठीक है, तो इस तरीके से हॉट परस्यूट पे रिलाई करना। दूसरा, आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद में आज अगर देखें तो एक मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर जो नहीं था, हम ये कह सकते हैं कि अभी जिस तरीके से नई रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में जाकर के वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शंस में, वो 370 के पहले, आर्टिकल 370 था ना, उसके पहले नहीं होता था। वहां पर मोनोपोली भी नहीं थी ना, तो ऑलिगोपॉलिस्टिक मैनर में चलते थे, मतलब कुछ लोगों का अधिकार था, एक का भी अधिकार नहीं था, तो कुछ लोगों का अधिकार था, बाकी को बिल्कुल उन्हीं को फॉलो करना पड़ता था। रिजल्ट करप्शन होता था, सेल्फ सेंटर्ड लीडर्स हुआ करते थे। बोले ये सेल्फ सेंटरशिप बंद हुई है आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद में। ये एक दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आया है कश्मीर में। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इकोनॉमिक वाइब्रेंसी है उसको थोड़ा सा अब एक्सपेंशन मिलेगा, क्योंकि नहीं तो पहले क्या था, प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो कश्मीर के लोकल्स के पास ही हुआ करते थे। अब तहसीलदार जो है वो भी अपने हिसाब से अपनी एक्टिविटी अपने मैनर में करवा सकता है। आज बोलो वहाँ पर प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है और ये चीज़ आने वाले टाइम पर डेफिनेटली उनको पे करेगी। वैसे कल परसों एक आर्ग्यूमेंट आया भी था, कमेंट आया था, आप में से किसी ने किया था कि सर कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की बातें मनोज सिन्हा जी ने की थी वो कुछ नहीं हो रही है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी सरकार कोई काम करती है तो उसका इमीडिएट रिजल्ट आपको मिले को हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। इमीडिएट रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा, डेमोक्रेसी में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, अगर चाइना होता ना ये कम्युनिस्ट रिजीम, तो वहाँ पर वीगर मुस्लिम्स के साथ में जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम क्रिएट करके और डेफिनेटली हम अचीव कर सकते थे चीज़ें। बट हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो स्लोली होगा, ग्रेजुअली होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, हमारे अभी भी यहाँ पर ऑर्थोडॉक्सी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, हमारे समाज में अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। तो गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ सोच समझ करके भी लाएगी ना, तो वहाँ पर जो लोग अनअवेयर हैं उनको भड़काने के लिए बहुत से लोग बैठे हैं जो कि उन पॉलिसीज़ को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं होने देना चाहते। तो डेमोक्रेसी के ये कई वीकनेसेस भी हैं। तभी तो कई बार एक्सपर्ट्स का आर्ग्यूमेंट आता है कि चाइना ने, इंडिया ने मोर और लेस 2 साल के गैप में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। आज चाइना कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ रह गए। तो इसके पीछे एक पॉइंट ये भी आता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में आप कोई भी रेडिकल कदम सेकंडों में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, जबकि चाइना में कम्युनिस्ट रिजीम है। वहाँ पर वहाँ की सरकार के खिलाफ में अगर कोई आवाज़ उठा दे तो उसको रहना नहीं है क्या वहाँ पर। तो वो चीज़ें आ जाती है फिर वहाँ पर। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो कुछ हुआ है वो गलत है कि सही। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सही है कि गलत, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चीज़ आपने सोची है उसको टाइम लगता है इम्प्लीमेंटेशन में आने में, जनरेशन्स बीत जाती हैं तब जाकर के रिफॉर्म्स आते हैं डेमोक्रेसी में। और वो भी इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में तो थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ये तो भीमराव अंबेडकर जी का भी आर्ग्यूमेंट था कि इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत कम है, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी कैसे काम करेगी। डेमोक्रेसी तो वेस्टर्न एजुकेटेड सोसाइटी का पार्ट है, वहाँ से शुरू हुई बात है। वोटिंग का जो सिस्टम होता है जहाँ पर अपने लीडर को सोच समझ करके इलेक्ट करते हैं। बोला हमारे यहाँ पर तो एजुकेशन है ही नहीं लोगों के पास में, वो कैसे सोच समझ करके अपने लीडर को इलेक्ट करेंगे। पर फिर भी 70 साल से ज़्यादा, 75वां साल चल रहा है, अभी तक डेमोक्रेसी डिफीट नहीं खाई है। छोटे छोटे इश्यूज आते रहते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा दाग है वो आपको पता है, इमरजेंसी वाला 75 से 77। तो कुल मिलाकर के बात क्या है, एक बैलेंस बना करके चलो। आपको एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना है। अगर आपको कोई कमी बताए ना तो आपके पास में अच्छाई ढूंढने की आदत होनी चाहिए। अगर आपको बहुत ही अच्छाइयाँ बताए तो आप 1-2 कमियाँ ढूंढ के तैयार रहो। बैलेंस बना करके रखो, तब जा करके बात बनेगी। आप एक्सट्रीम एक फेज में नहीं जा सकते, क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही जॉब करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या किसी स्टेट के अंडर में जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेंगे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप वायलेट करते हो और फिर तैयारी करते हो तो प्लीज़ तैयारी छोड़ देना, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि इंडियन स्टेट के लिए अगर जॉब करनी है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना होगा। हाँ, कमियां अगर आपको लगे ना तो ये कह दो, एक्सपर्ट्स का ये कहना है ये कमियां हैं, ठीक है। अच्छी बात हो अपने हिसाब से बताओ, ये देखो ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर आंख मूंद लोगे तो आप भी इग्नोरेंट साबित हो जाओगे, जो कि गलत बात है। और एक चीज़ ध्यान रखना, सही और गलत कुछ नहीं होता है, समय, स्थान, परिस्थिति, ये 3 चीज़ें मिलकर के डिसाइड करती है कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है। डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।